हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बीफॉर्म 4 सेम का फार्माकोलॉजी का एक पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आज हम उसको देखने वाले हैं। देखिए किस पेपर का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आया हूं। ये पेपर है जिसके हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये पेपर है हमारा 22-23 का। ये पेपर हमारा BP 404T इसका सब्जेक्ट कोड है और ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का पेपर है। इसका एग्ज़ाम जो कि आपका 4 अगस्त में होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का सबसे पहले डेफिनेशन ही पूछ लिया है। देखिए फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माको का मतलब होता है ड्रग। ये फार्माको जो है फार्माकोन वर्ड से बना है और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो मतलब हो गया कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन बॉडी, यानी कि बॉडी में ड्रग का क्या एक्शन है और ड्रग की स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। इसमें 2 टर्म आपको याद रखनी है। पहली है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड दूसरी होती है फार्माकोडायनेमिक्स। तो पहले फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए। फार्माको का मतलब ड्रग और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, तो उसी हिसाब से आपको डेफिनेशन बनानी है कि सो फार्माकोकाइनेटिक इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड बॉडीज रेस्पॉन्स ऑन दिस, यानी कि ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी में जा रही है और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्स कर रही है, वो इसमें देखते हैं। देखिए यह है ऑन दिस, यानी ये होगा कि व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है वो पढ़ते हैं हम। इसमें होता है ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। तो फार्माको का मतलब आपको पता है ड्रग और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर इफेक्ट। तो फार्माकोडायनेमिक्स is the study of drug effect in body and mechanism of action of drug in body, यानी कि बॉडी में ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है, कैसे एक्शन कर रही है। दूसरी चीज़ ड्रग का इफेक्ट कैसा दे रही है, उसकी सबकी स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। इसका मतलब है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी, हमारे बॉडी में जो ड्रग गई है वो क्या कर रही है, कैसा एक्शन है उसका। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए आया हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो इसको देखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर, तो इसमें 2 तरह के फैक्टर होते हैं। एक तो जो कि हमारी ड्रग से रिलेटेड होता है, अगर ड्रग का लिपिड और वाटर सॉल्युबिलिटी जो है सेम है तो वो सेम एक्शन देगी। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगी वो, और वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो नहीं होगी। इसका मतलब पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे तो टाइम ज़्यादा लेगी। इसी तरह से आयोनाइजेशन, अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग आयोनाइजेशन बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे ड्रग के अब्जॉर्प्शन में। अगर ड्रग लिपोफिलिक या आयोनाइज्ड या अनायोनाइज्ड है तो ये वहाँ पर रोल दिखाता है अपना कि किस तरह की ड्रग होनी चाहिए आयोनाइज्ड। जैसे कि हमारा ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड हाइड्रोफिलिक होता है तो उसके अंदर क्या हो, ड्रग हमारी आयोनाइज्ड होनी चाहिए तभी उसके अंदर जाएगी। तो वहाँ पर ये रोल अपना प्ले करता है। कंसंट्रेशन भी अगर ड्रग ज़्यादा है या कम आप देंगे उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है ड्रग सॉल्युबिलिटी इसका देखिए अब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है। डिजोल्यूशन रेट भी कि किस तरह से वो डिजॉल्व हो रही है। पीएच ऑफ ड्रग का पीएच, अगर हमारा स्टमक में
जो है कि पीएच जो होता है वो बेसिक होता है, और इंटेस्टाइन का जो होता है वो बेसिक होता है, और जो हमारा स्टमक होता है उसका एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच वाली ड्रग होगी, यानी 7 से कम वाली होगी, तो वो हमारे स्टमक में ही डिजॉल्व हो जाएगी, और जो बेसिक वाली होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिजॉल्व होगी। जैसे और ये देखिए दूसरे फैक्टर होते हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड, जैसे सरफेस एरिया हो गया, एज हो गई रिलेटेड टू बॉडी। तो एज अगर ज़्यादा कम है उससे भी इफेक्ट पड़ेगा अब्जॉर्प्शन पे। वॉस्कुलरिटी मतलब वेंस नंबर कितनी वेंस बंद हो चुकी है, ब्लॉकेज हो गया है, तो उस हिसाब से फूड भी इफेक्ट करता है कि आपने खाना खाने के बाद लेना है या बाद में लेना है ड्रग को। और डिजीज कंडीशन, आपके अंदर अगर कोई डिजीज है तो ड्रग अपना इफेक्ट नहीं देगी, और वो दूसरा आपके एडवर्स इफेक्ट देगी या साइड इफेक्ट ज़्यादा देगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ कि क्या होता है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप देखते हैं। ये देखिए डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें पहला होता है डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, और सेकंड होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये 2 चीज़ों की जो रिलेशन है वही डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है। तो कि क्या होता है, पहला अगर डोज प्लाज्मा का क्या मतलब है, जब ड्रग हमारी रिच इनटू ब्लड प्लाज्मा, जब हमारी ड्रग ब्लड प्लाज्मा में पहुंचती है तो वहाँ पर क्या होता है, मोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड सिस्टमेटिकली द मोर डोज रिच इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर हमारी ड्रग सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से जा पहुंची है, अगर एडमिनिस्टर्ड आपने जो रूट था उसी रूट से दी है, तो वो ड्रग हमारी ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा कंसंट्रेशन उसी हिसाब से पहुंच जाएगी जितनी आपने ली है। और अगर आपने किसी रूट चेंज कर दिया तो वो अपना उतना जो है कंसंट्रेशन उसकी नहीं पहुंचेगी। दूसरा चीज़ है प्लाज्मा रेस्पॉन्स मतलब कि एज मच एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड देयर रेस्पॉन्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। अगर आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का इंक्रीज हुआ तो उसका रेस्पॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगा अपने आप। तो ये 2 टर्म होती हैं इसमें, इसको आगे देखते हैं। देखिए आगे इस तरह से आपको बताना कि डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन और रेस्पॉन्स। देखिए डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन से क्या होता है कि प्लाज्मा रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स कैसे दे रही, इन दोनों के रेस्पॉन्स को देखा जाता है इसमें। जनरली द इंटेंसिटी ऑफ रेस्पॉन्सेस विद इंक्रीजेज इन डोज एंड द डोज रेस्पॉन्स जो होता है हमारा कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो द डोज रेस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन ओबे लॉ, अगर ये लॉ मास एक्शन को मानते हैं तो क्या होगा, वो ये होगा हमारा डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। यानी कि ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि ई मैक्स इंटू डी और के पी प्लस डी। तो ई जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जॉर्ब्ड इफेक्ट है और डी हमारा डोज है। ऑब्जॉर्ब्ड इफेक्ट का मतलब कितना ड्रग ऑब्जॉर्ब्ड हुआ, ई मैक्स का मतलब मैक्सिमम रेस्पॉन्स, के पी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डोज एट विच हाफ मैक्सिमम रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ये 2 मार्क्स का है तो इसलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर में आया था कि व्हाट आर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के टाइप भी पूछ लिए हैं। तो देखिए क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड, जो हमारे अनचाहे, जो हमने नहीं चाहा फिर भी हमें वो इफेक्ट
ड्रग ने दिया, यानी अनएक्सपेक्टेड और ऑपोजिट एक्शन जो होता है वो। ड्रग इज पेशेंट विच कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम, ये सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर देता है, इवन डेथ, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। नोट जैसे कि एडीआर जो होता है वो साइड इफ़ेक्ट से अलग होता है, साइड इफ़ेक्ट को एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल जैसे ड्रग रिएक्शन हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, हार्ट अटैक, डेथ, ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, इसमें ड्रग रिएक्शन होता है। दूसरा है कि इसके टाइप्स, इसी के टाइप्स पूछे गए तो टाइप क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए का मतलब मैंने आपके सामने लिख दिया है, बी का क्या होता है, तो इस तरह से ये होता है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, देखिए, एक्सप्लेन द टैकीफाइलैक्सिस विद एग्जाम्पल। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, टैकी का मतलब होता है रैपिड और फाइलैक्सिस का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी कि टैकी रैपिड और फाइलैक्सिस टॉलरेंस। तो ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, तो व्हेन ड्रग यूज्ड रिपीटेडली एंड शॉर्ट इंटरवल्स, ये अगर आप लगातार कोई ड्रग यूज कर रहे हैं तो वो कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है, तो डिमिनिश्ड हो जाता है इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसी को हम टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट टॉलरेंस, इसे हम थोड़े समय का टॉलरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा का मतलब होता है हिंदी में बोलें तो मोतियाबिंद, यानी कि ग्लूकोमा को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो आई है उसका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे नर्व कनेक्शन ऑफ आई टू द ब्रेन वो डैमेज हो जाता है, जिससे हमारा ब्लाइंडनेस कॉज होता है, जिससे यानी कि हमें धुंधलापन आ जाता है आँख में, तो इसको हम ग्लूकोमा भी कहते हैं। तो इसमें हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, वो देख लीजिए, 2 मार्क्स में पूछा उसके हिसाब से मैंने ये लिखा है कि बीटा ब्लॉकर जैसे कि टाइमोलॉल, बीटा ऑक्सोलॉल, कार्टिलॉल, ये ड्रग बीटा ब्लॉकर इसमें दी जाती हैं। अल्फा ऑगोनिस्ट भी दी जाती है जैसे कि डिपिब्रेफ्रीन, ब्रीमोनिडीन, ये इसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था कि डिफाइन जनरल एंड लोकल एनास्थेसिया। तो डिफाइन जनरल एंड लोकल एनास्थेसिया क्या होता है, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनास्थेटिक्स ही क्या होता है, एनास्थेसिया क्या होता है। एना का मतलब होता है अब्सेंस और स्थेटिक का मतलब होता है सेंसेशन। तो इसका मतलब हुआ अब्सेंस का मतलब सेंसेशन, जैसे कि एनास्थेटिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू लॉस ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग ऑफ बॉडी एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे कि आपने इसमें आप पढ़ेंगे लोकल एनास्थेटिक्स, यहाँ से आप समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। ये वेन एनास्थेटिक वर्क्स ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी और एनी ऑर्गन इज कॉल्ड लोकल एनास्थेटिक। ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि ये जो लोकल एनास्थेटिक है ये हमारी एक बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पर काम करती हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हैंड है, मैंने यहाँ पर ये पोन चुभाया या यहाँ पर मैंने एनेस्थेसिया दिया, एनेस्थेसिया देने पर ये इतने पार्ट को क्या करेगा, इसका सेंसेशन और फीलिंग जो भी लॉस हो जाएगा और ये जिसे हम बोलते हैं शून्य हो जाएगा, तो वह होता है लोकल एनास्थेटिक्स। इसमें आप लिग्नोकैन हो गया, प्रोकैन हो गया, बेंजोकैन हो गया, ये दिए जाते हैं हमारे इसको शून्य करने के लिए जब छोटी मोटी हमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है। जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, तो वेन एनास्थेटिक्स वर्क्स ऑन होल बॉडी, जो पूरी बॉडी को, जो कि हमारे ब्लड में दिए जाते हैं जब हमारा ऑपरेशन होता है, तो ये एनास्थेटिक्स दिए जाते हैं। इसमें हो गया हमारा जो आप देते हैं कि प्रोपोफॉल और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, जीनोन गैस हो गई, डायाजेपम, कीटामिन,
इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट जब हम देते हैं डायजेपम कीटामिन का, तो ये जनरल एनास्थेटिक्स का काम करते हैं। वैसे तो ये हिप्नोसिस हैं और सेडेटिव के उसमें आते हैं। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ा देंगे तो ये काम करेंगे। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो है, देखिए वही आ गया कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। तो सेडेटिव्स का मतलब होता है सेडेशन। सेडेशन मीन्स ड्रग्स दैट कॉज सेडेशन। सेडेशन जो कि नींद नहीं आती है और बाकी जैसे दर्द होता हो आपको, तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप इन ड्रग्स को लेंगे तो। सेडेटिव्स जो होता है हमारे सीएनएस को डिप्रेस कर देता है और स्लीप इंड्यूस नहीं होती है, इसमें हमें नींद नहीं आती है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, तो दीज ड्रग्स यूज टू काम पेशेंट को शांति मिलती है, रिड्यूस टेंशन कम हो जाती है, एंजाइटी चिंता जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया आपका डायाजेपम, अल्प्राजोलम, ऑक्साजेपम, बारबिटल इन लेस अमाउंट, लेस डोज देंगे इसकी तो ये सेडेटिव्स का काम करेगा। और हिप्नोटिक अगर आप डोज इसकी बढ़ा देंगे तो ये हिप्नोटिक का काम करेगा। और ये जो होता है इनको हम ड्रग कहते हैं, जो हमारी स्लीप ड्रग भी इसको हम कहते हैं, जो नींद आती है। ये इंसोम्निया, जैसे कि हमें नींद नहीं आ रही तो हम इसका यूज करेंगे, डायाजेपम हो गया, बारबिटल हो गया, ये सब नींद आने के लिए इनका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर मसल रिलैक्सेंट्स। 2 मार्क्स के लिए मसल रिलैक्सेंट्स में आपको इतना लिखना ही होगा क्या होता है ये। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, skeletal muscle relaxants are those drugs which are used to relieve from muscle spasm and muscle contraction that caused by any inflammation। ये क्या होता है हमारा किसी भी इन्फ्लामेशन के द्वारा ये सब होता है, उसमें हम ये मसल रिलैक्सेंट्स, ये जो हमारी ये एक प्रकार की ड्रग होती हैं जो हमारा किसी भी इन्फ्लामेशन के द्वारा जो हमारा कॉज हुआ है, जैसे मसल स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको ये रिड्यूस करती है, उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन एडिक्शन एंड टॉलरेंस। देखिए मैं एक बार और पेपर आपको दिखा दूं, इसमें देखिए डिफाइन एडिक्शन एंड टॉलरेंस। तो इसको देखते हैं एडिक्शन क्या होता है। तो एडिक्शन जो होता है वो इज द ड्रग एब्यूज, इसको हम ड्रग एब्यूज बोलते हैं, जो होता है हमारे जब हम लगातार बहुत लंबे समय से मेडिसिन को ले रहे हैं, तो क्या होता है एक समय पे उसका जो हैबिट बन जाती है हमें, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे सर में दर्द होगा या अजीब सी हरकत करने लगता है कोई तो इसमें हम मॉर्फिन है, अल्कोहल है, कोकेन है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। किसी को चाय की लत लग जाती है, कॉफ़ी की लत लग जाती है, नहीं मिले तो सर दर्द करता है। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होगा, तो व्हेन ड्रग यूज्ड रिपीटेडली, जब हम लगातार इसमें ड्रग यूज लेते हैं तो कॉज क्या होता है, टॉलरेंस इफेक्ट ऑफ ड्रग डिक्रीज स्लोली। तो ड्रग हमारी जो है, जैसे हमने पहले 100 mg की ड्रग ली और उसके बाद वो हम 100 mg लगातार खा रहे हैं, तो क्या होगा एक समय के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो हमें सेम उतना ही इफ़ेक्ट चाहिए होगा, तो हमें डोज जो होगी वो हाई डोज रिक्वायर्ड होगी, तो हमें ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी। तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो हमारा होगा 10 मार्क्स वाले। इसका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि व्हाट आर रिसेप्टर्स एंड डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन ब्रीफ। तो देखिए क्या होते हैं ये। तो इसमें जो होता है सबसे पहला आपका रिसेप्टर क्या होता है, आप उसको समझें। तो ये रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि सिचुएटेड इन सेल मेम्ब्रेन या सेल के इनसाइड, सेल मेम्ब्रेन पर भी और सेल के अंदर भी या फिर ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गन, और सारे ऑर्गन के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं जिससे ड्रग बाइंड करती है। ठीक है, जैसे ये हमारा ड्रग है, ये रिसेप्टर है, तो जब ये ड्रग इस रिसेप्टर से बाइंड होगी
तभी रेस्पॉन्स देगी, उससे पहले रेस्पॉन्स नहीं देगी। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स तो 4 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। पहला हो गया GPCR यानी कि ग्वानिन प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो आपको बताना है, इसको थोड़ा 10 मार्क्स में है तो इसको आपको डिफाइन करना भी होगा। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इसको शॉर्ट में GPCR भी बोलते हैं, इस नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो GPCR आर सेल सरफेस रिसेप्टर, ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं बेसिकली। दैट आर GPCR क्या होता है? ये यूज किए जाते हैं सेल्स के द्वारा। तो टू कन्वर्ट इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स को इंट्रा सेलुलर रेस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या होते हैं देखिए, इट कंसिस्ट 7 स्पैनिंग अल्फा हेलिकल, इट कंसिस्ट 7 हेलिकल क्या होते हैं इसमें सेगमेंट्स जो होते हैं, इसीलिए इसको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। देखिए इसमें 7 होते हैं, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर और ये है इंट्रा सेलुलर। तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये अगोनिस्ट है या ड्रग है, वो इससे बाइंड करेगी, उसके बाद इनसे सबसे होते हुए वो ड्रग इस अल्फा बीटा गामा जो जिन्हें हम जी प्रोटीन, जो हमारा जी प्रोटीन GPCR वो वही है, वही रिसेप्टर है, ये वही प्रोटीन है ग्वानिन प्रोटीन, इससे बाइंड होते हैं आकर के। तो यहाँ पर होता है GTP, तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, इसके बाद इससे बाइंड होगा और आगे की प्रोसेस होगी कि दीज रिसेप्टर्स मीडिएट आवर सेंस ऑफ, और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये हमारे सेंस को, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट विजन हो गया, इस सबको क्या करता है? मीडिएट करता है, यहाँ से वहाँ दूसरी जगह पर पहुँचाने का काम करता है। जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कई सारे अल्फा बीटा गामा रिसेप्टर्स से मिलकर बना होता है। इसमें जो होते हैं हमारे 23 अल्फा होते हैं, 7 बीटा होते हैं, 12 गामा होते हैं, गामा सब यूनिट्स होती हैं। तो इसी गामा सब यूनिट्स के बेस पर हमने क्या किया है कि इसको 4 क्लासेस में बांट दिया है। तो ये GC हो, GS हो गया, GI हो गया, GQ हो गया, GE हो गया, ये इतने प्रोटीन रिसेप्टर बन जाते हैं। एक्टिव कैंप, इनहिबिट कैंप, GS प्रोटीन जो है ये कैंप को इनहिबिट कर एक्टिव करता है, और I जो है वो इनहिबिट करता है, और Q जो है वो एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम को, जो कि इंक्रीज करता है डैग और IP3। डैग बोले तो डाई असाइल ग्लिसरॉल होता है, डाई असाइल ग्लिसरॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अलावा देखिए इसमें आगे क्या होता है, आगे जो होता है इसमें हमारा ये GE क्या करता है, जी एक्टिवेट CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम एंड डिक्रीज CGMP, ये डिक्रीज कर देता है CGMP को। और उसके बाद ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये काम कैसे करते हैं? तो बहन जब कोई भी एगोनिस्ट या कोई ड्रग इस रिसेप्टर से बाइंड करती है तो क्या करता है, इसका जी प्रोटीन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो GTP को GDP में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जो ट्राइमर्स हैं, जो 3 ये जो ट्राइमर्स हमारे थे अल्फा बीटा इकट्ठे थे, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, अलग अलग कर देता है, अल्फा अलग हो जाता है और बीटा गामा ही अलग हो जाते हैं। ये जो होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं एडिनिलिन साइक्लेज को, और ये जो होता है वो एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज को। तो आगे क्या होता है देखिए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वर्क बाय 2 पाथवे, 2 पाथवे से ये वर्क करते हैं। पहला हो गया आपका बाई एडिनिलिन साइक्लेज,
और इसके द्वारा इसको हम कैंप पाथवे भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इस पाथवे में जब हमारा अगोनिस्ट बाइंड करता है इस रिसेप्टर से तो वो एक्टिवेट करता है एडिनिलिन साइक्लेज एंजाइम को, जिससे वो एटीपी को CAMP में कन्वर्ट कर देता है। और CAMP जो है वो एक्टिवेट करता है सेकेंड एंजाइम जो कि प्रोटीन काइनेज होता है उसको। और वो क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेट्स प्रोटीन्स एंड चैनल फंक्शन ऑफ मैनी एंजाइम्स एंड चैनल, ये चेंज कर देता है कई सारे फंक्शंस को एंजाइम और चैनल्स के। तो ये ऐसे काम करता है। दूसरा है इसमें बाई फॉस्फोलाइपेज जैसे कि IP3 डैग पाथवे भी बोलते हैं इसको हम। इन दिस पाथवे व्हेन अगोनिस्ट बाइंड टू देयर रिसेप्टर तो इट एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, और फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देता है वो IP3 में, जिसे हम इनोसिलेट ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं और डैग डाई असाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था, कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।